उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। देश विदेश से यात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी समस्या का आना लाजमी है। चार धाम यात्रा के दौरान मौत के आंकड़े भी एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। यात्रियों को चार धाम यात्रा करने के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन्हीं सवालों को लेकर एचएनएन ने दून मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर NS बिष्ट से खास बातचीत की है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। श्रद्धालु बड़ी पैमाने पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। यात्रा में 10 दिनों में ही यात्रा ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 8 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं अभी तक चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं और ऐसे में जो है जो मौत का आंकड़ा है वो एक चिंताजनक विषय उत्तराखंड के लिए रहता है। चार धाम यात्रा अपने चरम पर है और मौत का जो सिलसिला है, मौत के जो आंकड़े हैं वो एक चिंताजनक विषय रहता है। क्या कहना है? देखिए, मौत का आंकड़ा चार धाम कोई अत्यधिक ऊंचाई पे नहीं है। 11,000 से ऊपर फीट पर शायद केदारनाथ ही होगा। लेकिन ऐसे में आपको ये नहीं समझना चाहिए कि ये मौत के आंकड़े जो हैं इस वजह से हैं कि वो पहाड़ में यात्रा कर रहे हैं या माउंटेन सिकनेस की वजह से। एक्यूट माउंटेन सिकनेस जो होती है 11,000 फीट से ऊपर अगर कोई बहुत तेज़ गति से चलता है तो उसी को होती है। पहाड़ में इस यात्रा में एक्लिमेटाइजेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर श्रद्धालु रात में नीचे सो करके सुबह ही यात्रा करते हैं ऊपर। तो नीचे पहले दिन सोना ज़रूरी है अगर केदारनाथ की भी पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो दूसरा यह है कि कई लोगों में अनडायग्नोस्ड हार्ट डिजीज़ होती है और कई लोगों में सांस संबंधी दिक्कतें होती हैं या खून की कमी होती है। तो उनमें ये खतरा बढ़ जाता है कि किसी भी यात्रा, अब आप देखिए 8,000 लोग अगर किसी जगह पे हैं तो आप एक जनरल मौत का आंकड़ा भी किसी मतलब जनसंख्या में देखें तो मुझे नहीं लगता कि चार धाम में होने वाली मौतें उस आंकड़े से अधिक होंगी। ये कहना एकदम गलत होगा कि चार धाम की यात्रा में श्रद्धालुओं की मौतें पहाड़ की वजह से या ऑक्सीजन की कमी से या ऊंचाई की वजह से हो रही है। सर, उत्तराखंड सरकार ने जो है गाइडलाइन भी जारी की है। अगर आप चार धाम यात्रा पर आते हैं तो कुछ दिन हरिद्वार में रहिए, ऋषिकेश में रहिए और धीरे धीरे जो है आप अपर हिमालय रेंज जो है वहाँ पर आप चलिए। इसके ऊपर क्या कहना है? मैं वही कह रहा हूँ, अगर 11,000 फीट से ऊपर आपको जाना है, वह चाहे वो ट्रैकर हों चाहे वो तीर्थयात्री हों, और वो एक दिन में आप उस तरह की त्वरित चढ़ना जो है वो आपको सेरिब्रल एडिमा कर सकता है। हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा कहते हैं, या फिर हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, यानी कि फेफड़े में पानी जम जाना या दिमाग में पानी जम जाना। ये दो खतरनाक है। और छोटी मोटी जो एक्यूट माउंटेन सिकनेस की सिम्टम्स होती हैं, जैसे मसली आना, सर दर्द होना, ये आम बात है। ये किसी में भी देखा जा सकता है अगर एक्लिमेटाइज न हो। ये कोई ज़्यादा घबराने की चीज़ नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी होना, ये केदारनाथ में मैंने भी 1 महीना ड्यूटी किया, मैंने देखा है कि कुछ लोगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पर्टिकुलरली कुछ बच्चों में और ओबीस महिलाओं में मैंने ये देखा है। तो वो उनको ही होता है जो हेलीकॉप्टर से जाते हैं। पैदल चलने वालों में खासकर इस तरह की कोई समस्या देखने में नहीं आती। अमूमन देखा जाता है जो यात्री हैं उनको जो केदारनाथ, क्योंकि एक लंबा ट्रैक है, 22 किलोमीटर लगभग पैदल है, उस दौरान तबीयत खराब होती है या सांस संबंधी दिक्कत होती है या चलने में समस्या होती है, उस दौरान किस प्रकार की सावधानी बरती जाए? रुकना, पहले तो रुक जाएं अगर श्वास संबंधी दिक्कत आ रही है, या फिर नीचे उतर जाएं या दूसरा मार्ग चुनें। जैसे दूसरे तरह से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है अगर ऑक्सीजन कम हो, और अगर पल्मोनरी एडिमा, फेफड़े में पानी भर रहा है, तो एसिटाजोलामाइड, अगर इस तरह की समस्या होती है, किसी को पहले भी हुई है, तो वो प्रिवेंटिव दवा भी ले सकता है। मैं कुल मिला के पुनः कहना चाहता हूँ, जो पहाड़ की चार धाम यात्रा है गढ़वाल की, ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है। जिस तरह के कयास लगाए जाते हैं कि ये मृत्यु दर ऊंचाई की वजह से है, मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत विशेष कारण है। ये एक तो जो जनसंख्या यहाँ पर होती है उसका जो एक सामान्य मृत्यु दर है, और उन लोगों में छिपी हुई हार्ट की बीमारी या नहीं जांची हुई या जांची होने के बावजूद भी इस तरह से यात्रा करना, उसके चलते हो सकता है। जैसे आपको पता है कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड भी कार्डियक अरेस्ट होता है, यानी कि कार्डियक अरेस्ट का एक कारण ये भी है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अत्यधिक एक्सर्शन कर रहे हैं। 22 किलोमीटर केदारनाथ की पैदल यात्रा, आपके अंदर कोई दिक्कत है, उसके बाद आप
जा रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो कार्डियक अरेस्ट होने की, हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। सर, हाई एल्टीट्यूड है, अपर हिमालय क्षेत्र में आदमी जाता है, तो जो हार्ट के मरीज हैं उनके लिए क्या सलाह है कि वो किस प्रकार की सावधानी बरतें? अगर हार्ट के मरीजों का इलाज हुआ है, अगर किसी को स्टेंट लगे हुए हैं और इलाज हुआ है, तो वो यात्रा कर सकते हैं, रुक-रुक कर यात्रा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनके लिए ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और श्वास के रोगी, पर्टिकुलरली CO2 के रोगी, COPD के रोगी, अगर उनको भी जाना है, अगर सीवियर है तो वो जा ही नहीं सकते, चढ़ ही नहीं पाएँगे, और अगर वो हवाई मार्ग से जाएँगे तो उनको फिर ऑक्सीजन की दिक्कत होगी। तो ऐसे लोगों के लिए दमा रोगी, खून की कमी वाले रोगी, हृदय रोगी, इनमें समस्या तो बनी रहेगी। चाहे ये प्लेन्स में भी अगर ज़्यादा पैदल चलेंगे 20-22 किलोमीटर एक दिन, वहाँ भी संभावना है, और पहाड़ में तो ये संभावना और भी बढ़ जाती है। गर्मी क्योंकि अपना प्रकोप बढ़ा रही है, और ऐसे में जैसे गर्म प्रदेश में महाराष्ट्र की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, ऐसे यात्री उत्तराखंड पहुंचते हैं और अचानक से क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे यात्रियों को किस प्रकार की सावधानी बरतें? देखिए, इतनी ठंड, गर्मी का जो आप बोल रहे हैं, पहाड़ में भी दिन में काफ़ी गर्म रहता है, धूप रहती है। केदारनाथ में आप कह सकते हैं कि ठंड ज़्यादा होती है, और कुछ चार धाम के इलाकों में भी अन्य पहाड़ों के अन्य जगहों की अपेक्षा ठंड होती है। तो ऑब्वियस है कि वो अपने साथ उस तरह के कपड़े लेके जाएं, और ठंड से कुछ बीपी बढ़ने की संभावना ज़्यादा और हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बॉडी को ठीक से कवर करके ही केदारनाथ की में आप रहें और ठंड से बचें। क्योंकि अब बाई चांस कोई यात्री यात्रा पे निकल जाता है और 22 किलोमीटर का जो ट्रैक है, या गंगोत्री में 6 किलोमीटर का जो ट्रैक, उस दौरान आपातकालीन कुछ तभी उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जैसे सांस लेने में दिक्कत, या शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी, या चक्कर आना, तो उस दौरान क्या प्राथमिक जो है सुविधाएं बढ़ती जाए या एहतियात बढ़ती जाए? देखिए, इसके लिए यात्रा मार्ग पर सारे मेडिकल स्टेशंस हैं, और सारे ट्रेन डॉक्टर्स यात्रा मार्ग पर हैं, जो कि एक्यूट माउंटेन सिकनेस का इलाज करने में सक्षम है। सर, चलते चलते अंतिम सवाल कि आप भी क्या सलाह देंगे कि जो यात्री अब 4 धाम यात्रा कर रहे हैं, या जो पूरे कुछ धामों की बद्रीनाथ या केदारनाथ कर रहे हैं, या ओवरऑल 4 धाम यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? किस प्रकार उत्तराखंड आए, किस प्रकार सर्वाइव करें, या जो सरकार की गाइडलाइन है रुक रुक कर आप 4 धाम यात्रा करें, क्या कहना है? सरकार ने गाइडलाइन एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर ही बनाए हैं, और जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं का यहाँ पर काफ़ी व्यवस्था अच्छी बनी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि आप ये मानें कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते कोई दिक्कत आती है। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक जनसांख्यिक तौर पर जो मृत्यु दर है, और अपनी लापरवाही के चलते लोगों में जो मृत्यु दर है, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि अनडायग्नोज्ड हार्ट डिजीज़ और 22 किलोमीटर का ट्रैक एक साथ चढ़ना, या किसी को भी जिसमें हृदय का रोग है और वो इतना ऊंचाई पर अगर पैदल मार्ग से जाता है, तो हार्ट अटैक की संभावना बनी रहती है। तो आज हमने बात की डॉक्टर NS बिष्ट से, जिन्होंने बात की उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर, और किस प्रकार आप अपनी एहतियात बरतते हैं, किस प्रकार आप 4 धाम यात्रा का जो पूरा ट्रैक है उसको करें। पैदल यात्रा अगर आप करते हैं तो वो किस प्रकार से करें, हवाई सेवा का अगर आप जाते हैं तो वो किस प्रकार से करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए अपने सहयोगी अनिमेश सजवाण के साथ मैं हिमांशु गौड़, HNN 24/7।